हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दोस्तों मैं ऑलरेडी पार्ट 1 करवा चुका हूँ। आपको उस पार्ट 1 की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी ये सारे पार्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्स। तो लैंड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है क्योंकि यहीं पर हम अपनी खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, यहीं पर हम अपना घर बनाते हैं। लैंड पर ही वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपेंड होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या लैंड पे ही डिपेंड होती हैं, तो लैंड इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे भारत के लैंड मास की। तो हमारे भारत में 43% जो एरिया है वो प्लेन एरिया है और 30% जो एरिया है वो माउंटेन से कवर है और 27% प्लेट्यू रीजन है। तो इस तरह से जो इंडिया का लैंड मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन की, मतलब जमीन का किस किस तरीके से यूज होता है। तो पहला क्या है, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के लिए भी क्या है, लैंड की जरूरत पड़ती है। और दूसरा कौन सा लैंड है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते, ऐसी जमीन। तो वो कौन कौन सी जमीन हो सकती है, पहला क्या है, बैरियन एंड वेस्ट लैंड, मतलब जो बंजर जमीन होती है ना, जैसे आपने राजस्थान वगैरह में देखा होगा, राजस्थान गुजरात में क्या है, ऐसी सूखी जमीनें पड़ी रहती है जिसमें हम खेती नहीं कर सकते। और दूसरा है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज, मतलब जहाँ पे बिल्डिंग्स हो, रोड हो या फिर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, तो वहाँ पे भी हम क्या खेती नहीं कर सकते। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे भी हम खेती नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहाँ पे गाय वगैरह घास चरती हैं वहाँ पे भी हम खेती नहीं कर सकते। और है लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्रीज, मतलब जहाँ पे भी ये पेड़ वगैरह ऐसे खड़े रहते हैं मिसलेनियसली, मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ पेड़ खड़े रहते हैं, तो यहाँ पर भी हम खेती नहीं कर सकते। और हम कल्चरेबल वेस्टलैंड पर भी हम खेती नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसे लैंड होते हैं जहाँ पे हम खेती कर तो सकते हैं लेकिन 5 साल से ज़्यादा टाइम हो जाता है जब हम उस पर और भी दूसरी फसल नहीं उगाते हैं, तो वो क्या है, अपने सारे जो ज़मीन है वो अपने न्यूट्रिशन खो देती है, तो ऐसे क्या हम वहाँ पे भी खेती नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे फैलो लैंड्स। तो फैलो लैंड्स दो तरीके की होते हैं, एक तो करंट फैलो लैंड्स और दूसरा अदर देन करंट फैलो लैंड्स। तो करंट फैलो लैंड हम उसको बोलेंगे ऐसी जमीन जहाँ पर 1 साल से खेती नहीं हुई है, तो उसे हम बोलेंगे करंट फैलो लैंड। और ऐसी कोई जमीन जहाँ से 1 साल से लेके 5 साल तक कोई भी क्रॉप नहीं उगाई गई है, तो उसे हम अदर देन करंट फैलो लैंड में कंसिडर करेंगे। अब हम बात करेंगे नेट सोन एरिया की। तो नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे साल में एक बार फसल तो जरूर उगाई जाती है, तो उसे नेट सोन एरिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया की। अब ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे साल में एक बार से ज़्यादा बार क्रॉप उगाई जाती है, प्लस ऐसी ज़मीन जहाँ पे साल में एक बार क्रॉप जरूर उगाई जाती है, तो हम ऐसी दोनों ही एरिया को ग्रॉस क्रॉप एरिया में कंसिडर करते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब आप इस पाई चार्ट को देखिए, अब इससे आप समझ जाएंगे कौन सा लैंड का एरिया किस चीज़ से ढक रखा है। और ये पाई चार्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो देखिए इस पाई चार्ट में बताया गया है कि हमारा जो इंडिया का लैंड मास है वो किन किन चीज़ों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे इसमें पहला डाटा कहाँ का दे रखा है, 1960 से 61 का, और दूसरा पाई चार्ट है वो है 1914 से 15 तक का। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं इन पाई चार्ट में, जैसे कि आप देखिए फॉरेस्ट कौन से कलर का है, ये ब्लू कलर का है। तो इसको आपको याद नहीं करना है, ये बस ऐसे ही बताने के लिए दे रखा है। अब ऐसे आपके एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन वगैरह तो आएगा है नहीं, आपका याद करने का मन है तो आप कर सकते हैं। तो हमारे पूरी इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब तो एरिया आप सब जानते हैं, लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि सिर्फ 93% एरिया ही सिर्फ डाटा अवेलेबल है, मतलब बाकी का जो भी 7% एरिया है उसका डाटा है ही नहीं। इस 7% एरिया का डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि इस एरिया का कभी सर्वे हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया ये डिस्प्यूटेड है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो कश्मीर का जो एरिया है जिसको पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और असम का भी कुछ हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इस एरिया का हमने अभी तक सर्वे नहीं कर पाए हैं, जिस कारण इसका डाटा नहीं है और ना ही हम इसके लैंड का यूज़ कर पा रहे हैं। बाकी जो 93% एरिया है इंडिया का उसका तो प्रॉपर डाटा है और उसको हम अच्छे से यूज़ भी कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेट सोन एरिया की। अब ये जो नेट सोन एरिया है ये स्टेट टू स्टेट ना वेरी करता है, मतलब पंजाब और हरियाणा में देखें तो ये जो नेट सोन एरिया है ये 80% से भी ज़्यादा है। इसका मतलब हरियाणा और पंजाब में 80% से भी ज़्यादा लैंड पर खेती होती है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, मणिपुर की या अंडमान निकोबार की बात करें तो जो इनका जो नेट सोन एरिया है वो 10% से भी कम है। तो कहने का मतलब ये है जो नेट सोन एरिया है वो हर स्टेट में वेरी करता है, यानी किसी भी स्टेट में कहीं पे ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो कहीं पर बहुत ही कम फसल उगाई जाती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की।
अब आप इस डाटा को फिर से देखिए तो आप देखेंगे जो 1960 से 61 का जो डाटा है उसमें जो फॉरेस्ट है वो 18.11% है, और अगर हम देखें 2014 से 15 तक का डाटा तो वहाँ पे 23.3% है। यानी जो फॉरेस्ट का एरिया है वो इतने सालों में इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, फॉरेस्ट इंक्रीज हुए इतने सालों में, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए, मतलब जितने होने चाहिए उतने इंक्रीज नहीं हुए इतने सालों में। मतलब ये जो 23.3% जो ये फॉरेस्ट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही कम है। अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को देखें तो हमारा जो भारत में जो फॉरेस्ट होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना, 23.3%। तो आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा कम है, करीब करीब 10% कम है। तो हम देख सकते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मतलब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है फॉरेस्ट। हमें क्या अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 33% फॉरेस्ट एरिया ही क्यों ज़रूरी होता है। तो मेनली इसके दो कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पेड़, और दूसरा है जो भी फॉरेस्ट के आसपास जो भी लोग रहते हैं, जो मिलियंस लोग रहते हैं, उनको क्या फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे, तो उनके जीवन व्यापन के लिए भी फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो दोस्तों क्या हो रहा है, समय के साथ साथ जो हमारी जो लैंड है वो उसकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ही खराब होती जा रही है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसी को लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, यानी ज़मीन का खराब होना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज नॉन एज लैंड डिग्रेडेशन। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लैंड है वो डिग्रेड क्यों हो रही है, मतलब वो खराब क्यों हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लैंड को अफेक्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। अब आप देख सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, तो इस डिफॉरेस्टेशन के कारण ही जो हमारी लैंड है उसका नुकसान हो रहा है। और दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। मतलब ओवर ग्रेजिंग मतलब ये होता है कि जो कैटल्स वगैरह होती हैं, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, बकरी वगैरह, तो ये इतनी ज़्यादा घास खाती हैं कि जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो खराब हो जाती है। ये मोस्टली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तीसरा कारण है ओवर इरिगेशन। अगर हम जमीन पे ज़्यादा पानी दे देंगे तो जमीन क्या पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी, वो अल्कलाइन हो जाएगी। ये मोस्टली पंजाब में, हरियाणा और वेस्ट यूपी में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो समरसेबल वगैरह लगा लेते हैं और दिन भर पानी निकालते रहते हैं, तो इससे जो सॉइल है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और फोर्थ रीज़न है सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। मतलब ये जो सीमेंट की इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री वगैरह होती हैं, ये बड़े बड़े जो पत्थर होती हैं उनमें ब्लास्ट करके उनको फोड़ती है। जो उनका जो डस्ट निकलता है वो ज़मीन पे पड़ता है और ज़मीन को क्या खराब कर देता है। सीमेंट जैसी ज़मीन पे पड़ेगा वो ज़मीन खराब हो जाएगी, फिर उस पर आप कोई भी खेती वगैरह नहीं कर सकते, उस पर कोई भी घास वगैरह नहीं उगेगी, तो वो ज़मीन खराब हो जाती है। और पांचवा रीज़न है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आपको पता ही है जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया, कूड़ा वगैरह हो गया, जितना भी ये सब कूड़ा कचरा है इसको सब ज़मीन पे ही फेंक देते हैं, तो ये ज़मीन सारी बेकार हो जाती है, किसी मतलब की नहीं रहती, इस पर क्या खेती वगैरह भी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों हम सब ने इतने सारे फैक्टर देख लिए जो लैंड को अफेक्ट करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन ना हो। अब आपका अगला टॉपिक है कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब आप समझेंगे कि हम लैंड को डिग्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं। तो पहला है अफॉरेस्टेशन। मतलब आपको बहुत सारे पेड़ उगाने होंगे, आपको ना सारी जगह पे पेड़ लगाने होंगे, नए नए फॉरेस्ट बनाने होंगे, तो इससे क्या ज़मीन को क्या जो पेड़ की रूट होती है वो ज़मीन को पकड़ के रखेंगी और उसमें क्या काफ़ी सारे न्यूट्रिशन भी ज़मीन में आ जाएंगे। और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। मतलब जो गाय भैंस जो ये ज़मीन की घास खाती है इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब हमें देखना चाहिए कि गाय भैंस ज़्यादा घास तो नहीं खा रही हैं, हमें ज़मीन का मैनेजमेंट करना चाहिए, जहाँ पे खा रही है वहाँ पे कोई नई घास उगा सकते हैं हम, तो ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। तीसरा है प्रॉपर इरिगेशन। मतलब ज़मीन को जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब वो जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ही पानी हमें देना चाहिए खेतों में, है ना, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, इसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, तो इससे हम क्या सॉइल को ख़राब होने से बचा सकते हैं। फोर्थ है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़। मतलब जो ये अंधाधुंध जो खुदाई चलती है और डस्ट उड़ती है तो उसका भी हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और पांचवा है ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग। मतलब जो इंडस्ट्रियल का जो भी वेस्ट वगैरह निकलता है उसको हमें अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और फिर उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो ये कुछ मेथड थे जिससे हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब आपको आगे का जितना भी मैं पढ़ाऊँगा वो ध्यान से सुनना है बिल्कुल। अब आपका अगला टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। तो मोस्टली लोग सॉइल का मतलब नहीं जानते, तो मैं उनको बता देता हूँ। सॉइल को हम बोलते हैं लैंड की जो टॉप मोस्ट लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं सॉइल। जो सॉइल होता है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है।
और सॉइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों ही मौजूद होते हैं। अब आप सबको ही पता है कि सॉइल प्लांट के लिए कितना ज़्यादा जरूरी होते हैं। जो सॉइल होती है वही प्लांट को मदद करती है ग्रो करने में, और जो सॉइल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी काफ़ी ज़्यादा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होते हैं सॉइल पर। अब इंडिया में काफ़ी सारी टाइप की सॉइल पाई जाती हैं। तो पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, चौथा है लेटेराइट सॉइल, पांचवा है एराइड सॉइल और छठा है फॉरेस्ट सॉइल। तो चलिए इन सभी सॉइल को एक एक करके समझते हैं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन सॉइल से क्वेश्चन एक ना एक जरूर तो आएगा ही। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, मतलब ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इट इज स्प्रेड ओवर 40% एरिया ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के 40% लैंड पर यही सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल मोस्टली नॉर्थन प्लेन और कोस्टल प्लेन पर पाई जाती है। तो जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, जो ये आपको लाइट ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये एलुवियल सॉइल का एरिया है। ये मैप आपकी बुक में भी दिया गया है, इस मैप को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है इस मैप से भी। अब देखिए जो एलुवियल सॉइल होती है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जो नदी आती है उससे ये नॉर्थन प्लेन में डिपॉजिट होती है, और जो ये डेल्टा और ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये इन सब नदियों की मदद से कोस्टल एरिया में डिपॉजिट होती है। अब आप देखिए ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये भी दो टाइप की होती है। पहला है ओल्ड एलुवियम और दूसरा है न्यू एलुवियम। जो ओल्ड एलुवियम होता है उसको हम भांगर बोलते हैं और न्यू एलुवियम को हम खादर बोलते हैं। एलुवियल सॉइल में सैंड के बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल होते हैं, स्लिट होती है और क्ले होती है। और तो और एलुवियल सॉइल में मोस्टली पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। जो मिट्टी होती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है वीट के लिए, पैडी के लिए, शुगर केन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, मतलब इस मिट्टी पे अच्छी खेती होती है इन सब चीज़ों की। अब आपकी अगली सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, और इस ब्लैक सॉइल का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ हम करते हैं कॉटन उगाने में, तो हम इसको बोलते हैं कॉटन सॉइल। हम हिंदी में कॉटन को बोलते हैं कपास, तो हम इसको बोलेंगे कपास की मिट्टी। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये इग्निशियस रॉक के टूटने से बनती है। ब्लैक सॉइल मोस्टली महाराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रीजन में पाई जाती है। अब आप मैप में भी देख सकते हैं ये जो हल्का हल्का सा ब्लैकिश टाइप का जो रीजन है ये पूरा रीजन ब्लैक सॉइल का है। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये मॉइस्चर को काफी लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकती है। ब्लैक सॉइल में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम प्रेजेंट होता है। अब अगली हमारी सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है इसको रेड और येलो सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रंग होता है वो लाल और येलो होता है। तो इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें काफी हद तक इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। मिट्टी हाइड्रेट हो जाती है तो इसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, अगर आयरन है तो रेड होगा और जैसे हाइड्रेट होगा तो उसका कलर येलो हो जाएगा। रेड सॉइल जो क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक होती हैं उसके टूटने से बनती हैं, और ये ऐसे एरिया में बनती है जहाँ पे काफी ज्यादा लो रेनफॉल होती है। रेड एंड येलो सॉइल मोस्टली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो डेक्कन प्लेटू के साउथ और ईस्टर्न पार्ट में मोस्टली पाई जाती है। तो जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, आपको मैप में जो पिंक पिंक कलर का एरिया दिख रहा है ये सारा, यहाँ पे ये रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। अब बारी है लेटेराइट सॉइल की। जो लेटेराइट सॉइल होती है ये मोस्टली ऐसी जगहों पे पाई जाएगी जहाँ पे हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है। जो सॉइल होती है ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है क्योंकि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो धुल जाती है लीचिंग होने के कारण। लीचिंग मतलब अगर आप पानी वगैरह डालोगे तो ये ऐसी धुल जाएगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी, पानी डालोगे वो बह जाएगी पूरी मिट्टी। और इस मिट्टी के अंदर काफ़ी कम अमाउंट में ह्यूमस कंटेंट रहता है। ये मिट्टी मोस्टली केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और हाईली एरियाज ऑफ ओडिशा और असम में मिलती है। अब आप मैप में भी देख सकते हैं, आपको जो क्रीम कलर का जो अभी एरिया दिख रहा है ये कौन सा एरिया है, लेटेराइट सॉइल का एरिया है। इस सॉइल में टी की, कॉफी की और कैश्यू नट की खेती की जा सकती है। अब अगला है हमारा एराइड सॉइल। ये एरिड सॉइल मोस्टली ऐसे एरिया में मिलती है जहाँ पे पानी की रेनफॉल की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। वहाँ पे क्या एराइड होती है, एराइड का मतलब ही होता है सूखा। ये जो सॉइल होती है इसका कलर रेड टू ब्राउन होता है, मतलब ये ब्राउन कलर की और रेड कलर की होती है। ये जो सॉइल है ये काफ़ी रेतीली होती है और इसका जो नेचर है वो सलाइन होता है। सलाइन मतलब नमकीन। हाई टेम्परेचर होने के कारण ये जो सॉइल होती है इसमें ह्यूमस का जो और मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। सॉइल की लोअर लेयर में कंकड़ होते हैं और अगर हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो उसमें कैल्शियम की कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये मिट्टी मोस्टली राजस्थान में मिलती है। आपने राजस्थान की मिट्टी देखी होगी ना, कैसी वो ब्राउन ब्राउन कलर की होती है ना, रेतीली रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है। अब आप मैप में भी देख सकते हैं, आपको जो ये येलो कलर का जो ये मिट्टी दिख रही है ये किसकी मिट्टी, एराइड मिट्टी है। तो हम एराइड मिट्टी में भी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वाटर की और फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अब की आखिरी सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। अब नाम से पता चल रहा है कि कहाँ की सॉइल है, ये फॉरेस्ट की सॉइल है, तो इसे हम माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं। तो ये सॉइल मोस्टली हाईली एरियाज में मिलती है, माउंटेन वगैरह के एरिया में मिलती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सफिशिएंट रेनफॉल होती है।
सॉइल मोस्टली हिमालयास रीजन में मिलती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में मिलती है और कुछ पेनिनसुला के पार्ट्स में मिलती है। तो जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, आपको जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है ये सारा फॉरेस्ट सॉइल का एरिया है। तो ये जो मिट्टी होती है, ये जो वैली साइड होती है वहाँ पर लोमी होती है और जो अपर स्लोप होती है वहाँ पे ये कोरस हो जाती है। तो इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है, लेकिन इसमें पोटास, फास्फोरस, लाइम ये काफ़ी मात्रा कम होती है। हम इस मिट्टी में चाय और कॉफ़ी आसानी से उगा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको फॉरेस्ट सॉइल के बारे में 2 चीज़ें और अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला, जहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो वहाँ पे जो सॉइल होती है ये बहुत ही लेस फर्टाइल होती है और ये जो सॉइल होती है वो एसिडिक नेचर की हो जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो माउंटेन के ऊपर जो ये सॉइल होती है, ये ऊपर की साइड जो चोटियाँ होती है ना, जहाँ पे स्लोप होता है, वहाँ की साइड जो ये काफ़ी कम फर्टाइल होती है, लेकिन नीचे की साइड ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि जैसे ही बारिश वगैरह पड़ती है, जो ऊपर के जितने भी फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे आ जाते हैं। तो नीचे की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है और ऊपर की कम होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। जब लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो वाटर के फ्लो के कारण या विंड के कारण हट जाती है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो दोस्तों, सॉइल इरोजन के कारण जो सॉइल होती है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, फिर हम उसमें कोई भी खेती वगैरह नहीं कर सकते, फिर वो लैंड क्या है हमारे लिए खराब हो जाता है। तो सॉइल इरोजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब हम सॉइल इरोजन के 3 टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला टाइप है गलीज। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि जो वाटर फ्लो होता है तो ये एक कैनाल टाइप बन जाती हैं और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो हट जाती है, तो ये सॉइल इरोजन हो जाता है ऐसे। अब अगर यही जो ये सॉइल इरोजन हो रहा है ये चंबल के रीजन में हो तो हम इसको बोलते हैं रवाइंस। अब दूसरा टाइप है सीट इरोजन। तो इसमें क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है लैंड की वो एक साथ पानी के फ्लो के कारण बह जाती है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि बाढ़ वगैरह कुछ आई है और पानी ने क्या पूरी जमीन की जितनी भी पूरी ऊपर की जो लेयर थी पूरी सॉइल को एक ही बार में हटा दिया। तो जब एक ही बार में पूरी की पूरी सॉइल हट जाती है तो उसको हम बोलते हैं सीट इरोजन। और तीसरा टाइप का है विंड इरोजन। इसमें क्या होता है, जो ये रेत होती है तेज हवाओं के कारण जो ये टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल ये उड़ जाती है हवा में। देखिए आप इमेज में भी देख सकते हैं कैसे तेज हवा में उड़ जाती है। आपने रेगिस्तान वगैरह में भी देखा होगा तेज हवाएं आती हैं और कैसे सारी मिट्टी उड़ जाती है, तो ये क्या होता है, विंड इरोजन होता है। अब हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन की। मतलब अब आपने देख लिया कि कैसे कैसे सॉइल इरोजन हो रहा है, अब आप देखेंगे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम काउंटर प्लगिंग कर सकते हैं। तो अब जैसा आप इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि आप ये लाइन लाइन देख रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर प्लगिंग। जो हम खेती करते हैं तो हम इसको ऐसे लाइन के फॉर्म में हम खेती कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे कि हम पानी वगैरह छोड़ेंगे तो पानी का जो फ्लो है वो रुक जाता है, वो धीमा हो जाता है, तो इससे हम सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। और दूसरा है टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग ये पहाड़ों पर की जाती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये सीढ़ी नुमा हम फार्मिंग करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि अगर बारिश वगैरह होती है तो ऊपर के जो टॉप मोस्ट जो फर्टाइल सॉइल होती है वो नीचे बहकर नहीं आती है, तो ऐसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अगला है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इसमें क्या होता है, हम बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं और उसमें घास वगैरह उगा देते हैं, जिससे क्या होता है अगर तेज हवा भी चलती है तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। और हमारा चौथा है शेल्टर बेल्ट्स। तो इसमें क्या होता है, हम किनारों पे बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे तेज हवा चलती है तो जो बड़े पेड़ होते हैं हवा को रोक देते हैं, जिससे क्रॉप को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेथड्स थे जिनको हम यूज करके हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं और सॉइल को खराब होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करे बिगा तो बिल्कुल मत जाना। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।